मेरा नाम मिताशा है और आज मैं आपसे एक और कंपनी का बिज़नेस मॉडल एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। जैसे पिछले वीडियो में हमने क्यूपिड लिमिटेड के बिज़नेस को समझा था और फाइनेंशियल रिजल्ट्स को स्टडी किया था, वैसे ही मैं आज आपके लिए एक और कंपनी लेके आई हूँ। ये कंपनी स्मॉल कैप बिज़नेस में है। जैसे क्यूपिड लिमिटेड भी एक स्मॉल कैप बिज़नेस में एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे ही ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। जैसे ही हमारे दिन की शुरुआत एक कॉफ़ी या चाय से होती है, तो ये जो प्रोडक्ट है कॉफ़ी, जो कि हाई कैफ़ीन वाला प्रोडक्ट है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो इसके बिज़नेस को समझते हैं, क्या कैसे कॉफ़ी बनाती है, कैसे सेल करती है और जो कुछ भी है। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, आप अपना रिसर्च खुद से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताती हूँ। तो इस कंपनी का नाम है विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस लिमिटेड। ये मार्केट में 1980 से एग्जिस्ट कर रही है, यानी अभी से 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ये B2B बिज़नेस में है। ये भी एक ग्लोबल एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का और B2C भी इन्होंने स्टार्ट किया अभी हाल ही पिछले कुछ ही सालों में। तो B2C और B2B दोनों में ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। पिछले B2B 40 और B2C अभी कुछ ही 3-4 सालों से। इसी के साथ में जो कंपनी है, इसका पहले नाम था स्पेस एज प्राइवेट लिमिटेड, बट अभी 2021 जब से इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तब से इन्होंने नाम बदल दिया है। फिलहाल जब मैनेजमेंट चेंज हुआ था, तब मिस्टर बालकृष्ण ने इस कंपनी को संभाला है, जो कि पहले टाटा कॉफ़ी को संभालते थे, उसे चलाते थे। टाटा कॉफ़ी में मिस्टर बालकृष्ण ने 3 मिलियन की कंपनी से 50 मिलियन की कंपनी पहुंचाई और अब ये विंटेज कॉफ़ी को ज्वाइन कर चुके हैं 2021 से, और उसी के बाद से इन्होंने B2C में भी एंट्री लिया है। इसी के अलावा इस कंपनी का एक सब्सिडरी हम कह सकते हैं, जैसे कि एक पेरेंट कंपनी होती है और उसी के अलावा एक कंपनी जो होती है उसके अंडर में होती है, वो है डिलेक्टो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये विंटेज के अंडर में आती है और इसका क्या रोल है हम आगे समझेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कंपनी का मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। फ़िलहाल कंपनी का मार्केट कैप है 1800 से 1900 करोड़, यानी कि अभी हाल ही में 1900 से भी ज़्यादा गया है। तो ये अभी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसी के अलावा उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस में समझाना चाहती हूँ, कॉफ़ी बनता कैसे है, इसमें कंपनी का क्या रोल है, कंपनी कहाँ से प्रोडक्शन में एंट्री लेती है और कहाँ एग्जिट करती है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आप और अच्छे से रिलेट कर पाएँ कंपनी के बिज़नेस से। तो जो कॉफ़ी होता है, कॉफ़ी एक नेचुरल चीज़ है जो हमें नेचर से मिलता है। कॉफ़ी एक फ्रूट होता है, एक चेरी जैसा रेड कलर का फ्रूट होता है। उसके अंदर जो बीज होते हैं, जो बीन्स होते हैं, उसे हम कॉफ़ी का नाम देते हैं। ये कॉफ़ी फार्म्स में उगाई जाती है। जब पेड़ों पर हमारे फ्रूट लाल हो जाते हैं, तब उन्हें फार्मर्स निकाल कर आगे भेज देते हैं। यहाँ पे शुरू होता है हमारा विंटेज का प्रोसेस। यहाँ से विंटेज जो है एंट्री लेता है। जो हमारा फ्रूट होता है उसमें काम की चीज़ तो हमारे सिर्फ जो कॉफ़ी बीन्स है वही हैं। तो जो चेरी का आउटर पोर्शन है, जो पल्प है उसका, वो हटा दिया जाता है और बचती है ग्रीन बीन्स। ये ग्रीन बीन्स आती है विंटेज के पास फार्मर्स से। फिर विंटेज कंपनी जो है हमारा, वो उसे रोस्ट करता है। रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रीन बीन्स से उसे डार्क ब्लैक, एक चॉकलेटी कलर का जो बीन्स है उसे बनाया जाता है। जो ग्रीन है वो एकदम मॉइस्ट है क्योंकि उनमें वाटर का प्रेजेंस है। तो सबसे पहले उन्हें ड्राई किया जाता है, वाटर का प्रेजेंस ख़त्म किया जाता है, उन्हें सूखा बनाया जाता है, उसके बाद में उन्हें रोस्ट करके ग्राइंड किया जाता है। इसके बाद में भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है और ये सब प्रोसेसेस से निकलने के बाद में हमारी इंस्टेंट कॉफ़ी रेडी होती है, जो हम रोज़ सुबह शाम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो जो नॉर्मल कॉफ़ी और इंस्टेंट कॉफ़ी है उसमें काफ़ी फ़र्क है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। बट जो इंस्टेंट कॉफ़ी है वो बिज़नेस कर रहा है विंटेज। मतलब कि जो मेन कॉफ़ी होता है ना, बीन्स, वो नहीं, इंस्टेंट कॉफ़ी जो हम रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जो पाउडर फॉर्म में है, वो सेल करता है हमारा विंटेज। तो आप समझते हैं कि ये क्या सेल करता है। यहाँ पे मैं आपको वैरायटीज़ बताऊँगी इनके प्रोडक्ट में क्या क्या वैरायटी है, व्हाट डू दे सेल। तो सबसे पहले जो कॉफ़ी का वैरायटी है वो है स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी। तो ये क्या होती है,
ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट भी है। सिर्फ विंटेज का ही नहीं, ऑल ओवर जो कॉफ़ी का मार्केट है उसमें सबसे ज़्यादा यही कॉफ़ी बिकती है, क्योंकि ये काफ़ी फ़ाइन होती है। इसमें उतना डार्क और बिटर टेस्ट नहीं होता है। ये एक नॉर्मल इंसान जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए परफेक्ट है। इसको बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी हम कह सकते हैं इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो ये एक लो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, यानी सबसे ज़्यादा इसका डिमांड है। थोड़ा सा जैसे कि हर प्रोडक्ट में एक प्रीमियमनेस होती है और एक जो होता है एक नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, ये उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्प्रे ड्राइड का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, मैं आपको समझाती हूँ। तो स्प्रे ड्राइड के प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हमारे कॉफ़ी बीन्स आए, उन्हें रोस्ट करके ग्राइंड करा जाता है। पूरा ग्राइंड नहीं करते हैं, एक पाउडर नहीं बनाते हैं, बस उसको थोड़ा कह सकते हैं हम उसके कुछ टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक बीन अगर इतना है तो उसके कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर जो हमारे पास में बीन्स बचते हैं उन्हें हाई टेम्परेचर पे, प्रोसेस का नाम तो ब्रू है लेकिन हम उसे इजीली समझाने के लिए आप समझ लो बॉईल किया जाता है एक तरह से। काफ़ी सारा जो पानी है उसका जो कंटेनर है उसमें, बहुत बड़े कंटेनर में उसे हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। तो जो कलर है, जो टेस्ट है, जो बिटरनेस है कॉफ़ी की, वो पानी में आ जाती है, और जो फिर बचता है वो वेस्ट मटेरियल ही है एक तरह से देखा जाए तो उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है। और फिर उस एक्सट्रैक्ट को और गाढ़ा करने के लिए और पकाया जाता है, फिर वो एक थिक सिरप बन जाता है। ये जो प्रोसेस है, जब उसे और थिक किया जाता है, वहाँ पर जो कॉफ़ी का टेस्ट या जो उसका जो एरोमा होता है, जो उसकी एक स्मेल होती है प्लीजेंट सी, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उसका स्टीम कलेक्ट कर लेते हैं और उसे बाद में वापस कॉफ़ी में मिक्स कर दिया जाता है ताकि एरोमा वापस आ जाए, बट स्टिल नेचुरल एरोमा जा चुका होता है यहाँ पे, क्योंकि वो प्रोसेस हो चुकी है अब। फिर उसका जब वो सिरप बन जाता है, फिर एक बड़ा टावर जैसा स्ट्रक्चर होता है, आप मान के चलिए एक जिसमें वॉल्स होती है, और ऊपर से जो आपकी पानी बचा है अब कॉफ़ी का, जो कि थोड़ा थिक हो गया है, उसे हम कह सकते हैं नीचे की ओर डाला जाता है, और बीच में होते हैं हॉट एयर के हम चैनल्स कह सकते हैं, जैसे जो ब्लो ड्राई करते हैं हम, वैसा ही कुछ। वहाँ काफ़ी गर्म हवा उस पानी से लगती है, और जो बचता है नीचे, जो ये टावर के सबसे नीचे आकर बैठ जाता है, वो होता है एकदम फाइन पाउडर। यानी हम कह सकते हैं कॉफ़ी का एक एक्सट्रैक्ट है और उसी का पाउडर बन जाता है, वो जो सिरप है या पाउडर बन चुका है। तो ये है स्प्रे ड्राइड प्रोसेस, यानी इसमें कंपनी को सबसे ज़्यादा मार्जिन भी मिलता है, सबसे ज़्यादा यही सेल होती है। इसके अलावा इसको जो बनाने का प्रोसेस है वो भी लेस टाइम टेकिंग है देन अदर, और क्योंकि एकदम प्रीमियम वाले प्रोडक्ट में नहीं आता है तो ये सबसे ज़्यादा भी बिकता है। तो ये है सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट स्प्रे ड्राइड। और अगर आप कभी भी जाएंगे किसी भी ब्रांड का अगर ख़रीदेंगे तो उसमें काफ़ी ब्रांड्स में तो खैर लिखा होता है कौन से प्रोसेस से बना है, स्प्रे ड्राइड से बना है या और भी प्रोसेस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये तो होता है हमारा स्प्रे ड्राइड प्रोसेस। नेक्स्ट है एग्लोमरेटेड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जैसे जो कॉफ़ी होती है हमारी, सेम प्रोसेस होता है, वही उसका सिरप बनाया जाता है एक थिक सा, उससे भी ऊपर से नीचे की तरफ डाला जाता है। बीच में वो ड्राई भी होता है, उसका भी एक पाउडर बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो अरोमा इन्होंने निकाला था वो ड्राई बॉईल करके जो स्टीम बन गया है, जो स्टीम के फॉर्म में एक खुशबू बन गई है। जैसे इत्र नहीं होता, हमारा इत्र भी तो ऐसे ही बनता है, तो वो जो स्टीम है उसे वापस स्प्रे कर दिया जाता है। जैसे आप समझिए, ये अगर हमारा टावर है, टावर के टॉप पॉइंट से उस कॉफ़ी को नीचे की ओर डाला गया, यहाँ पर वो ड्राई हो गई, अब उसका पाउडर बन चुका है जो कि और नीचे आ रहा है, और यहाँ पर उस स्टीम को स्प्रे कर दिया जाता है वापस, और नीचे जो आती है वो हमारी एग्लोमरेटेड वाली कॉफ़ी बचती है। इसमें और स्प्रे ड्राइड में क्या फ़र्क है, इसमें और ज़्यादा टेस्ट होता है, ये और थोड़ी बिटर होती है, इसकी क्वालिटी और थोड़ी इन्हांस्ड होती है। और अगर आपको पहचानना है तो जो स्प्रे ड्राइड है वो एकदम फाइन होती है, एकदम बारीक होती है। ये जो है इसमें ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं छोटे छोटे, क्योंकि वापस एक मिस्ट स्प्रे हुआ है, यानी कि वापस एक बौछार लगी है उस स्टीम की।
जब ड्राई होने के बाद, तो वहाँ पर उसके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। जैसे बॉर्नवीटा का जो पाउडर होता है उसमें ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रहते हैं। अगर आप ये वाली जो ब्रांड है एग्लोमरेटेड, इसको अगर परचेज़ करेंगे तो उसमें देखना काफ़ी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं कॉफ़ी के, जो कि टेस्ट में और बेटर होता है। तो ये आता है फिर हमारा मिड रेंज में, यानी इसकी क्वालिटी स्प्रे ड्राइड से थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। फिर है इंस्टेंट शिकरी। ओके, सो इंस्टेंट शिकरी क्या है ये समझते हैं। ये तीन जो चीज़ें हैं, स्प्रे ड्राइड, एग्लोमरेटेड और इंस्टेंट शिकरी, ये जो है कंपनी फ़िलहाल सेल कर रही है अपने मार्केट में। इंस्टेंट शिकरी कॉफ़ी नहीं होता है, वो एक तरह का हम कह सकते हैं रूट है, एक प्लांट होता है जिसका रूट है शिकरी, जैसे गाजर जैसा एक प्लांट होता है। तो ये जो है कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है, यानी कि कॉफ़ी अगर नहीं है तो इसका यूज़ किया जाता है। ओके, सो कंपनी ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी नहीं है ये अलग से बेच रही है। चिकरी हर कॉफ़ी के अंदर मिक्स किया जाता है। इसका मिक्स करने का रीज़न है, कॉफ़ी जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है उसका, काफ़ी बिटर टेस्ट होता है, तो चिकरी जो है उसको थोड़ा डाइल्यूट कर देती है। हालांकि उसका चिकरी का फ्लेवर भी काफ़ी हद तक कॉफ़ी जैसा है। चिकरी न्यूट्रिशनल बेनिफिट में काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा जो हम मिक्स कर रहे हैं तो उसमें एक जो बाइंडिंग है या फिर जो थिकनेस है वो चिकरी की वजह से आती है। तो यहाँ पर कंपनी जो है शिकरी का भी यूज़ करती है, ऑलमोस्ट हर कंपनी कर रही है। इवन आप नेस्कैफ़े देखेंगे तो नेस्कैफ़े में भी चिकरी का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी और चीज़ है, अफोर्डेबल है, काफ़ी सस्ती है, कॉफ़ी के मुकाबले बहुत सस्ती है। तो 60% या 70% तक आपका कॉफ़ी बीन्स होता है और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो चिकरी कवर कर लेता है। तो कंपनी जो है शिकरी भी बना रही है, इसका भी बनाने का प्रोसेस सेम है। जो रूट होती है रेडिश होता है, राइट, हमारा रेडिश जो होता है उसके जैसी ही चिकरी हमारी दिखती है, और उसे फिर सुखा करके देन रोस्ट करके और उसे भी सेम प्रोसेस जो ग्राइंड है वो करके और लिक्विड बना के और उसको भी स्प्रे ड्राइड किया जाता है और ये हमारी इंस्टेंट शिकरी तैयार हो जाती है। इसे भी मिक्स किया जाता है कॉफ़ी के साथ में। फिर ये जो तीन है ये तो करंटली कंपनी सेल कर ही रही है अलग अलग पैकेजेस में। टिन है, पाउच है, सैशे है, और जो बल्क ऑर्डर्स है जो बाहर जाते हैं ऑर्डर्स वो तो हैं ही। इसके अलावा दो जो प्रोडक्ट्स है जो कंपनी आगे चल के लॉन्च करने वाली है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये है लिक्विड कॉफ़ी। लिक्विड कॉफ़ी बस ये पाउडर फॉर्म में है और ये है लिक्विड में। मतलब अगर आपके पास में ज़्यादा कुछ है नहीं बनाने का तो इट्स अ वेरी इंस्टेंट वे। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं, बस लिक्विड फॉर्म में होता है एंड यू कैन डिज़ोल्व इट, जो भी आप पानी में कंज्यूम कर रहे हैं या जो कुछ भी। तो लिक्विड कॉफ़ी के भी सैशेज आते हैं जो कि कंपनी आगे चल के बनाने के बारे में बात कर रही है। देन नेक्स्ट है फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी। तो फ्रीज ड्राइड सबसे प्रीमियम कॉफ़ी होती है। इसका जो फ्लेवर होता है बाकी सारी कॉफ़ीज़ के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी एक हम कह सकते हैं प्रीमियम टेस्ट जो है कॉफ़ी डिलीवर करती है। ये इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा प्रोसेस सेम रहता है, जो लिक्विड तक का प्रोसेस है अब वहाँ तक रुक जाएं। लिक्विड वाले प्रोसेस में इसके अंदर एरोमा मिला करके और इसे हम कह सकते हैं ट्रेज में डाल दिया जाता है उस लिक्विड को और फ्रीज कर दिया जाता है, जमाने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जो बचता है, लाइक बचेगा तो क्या, वो बन जाती परत बन जाती है, उसे फिर ये लोग ब्रेक डाउन करते हैं। तो आप कभी आप अगर आप कॉफ़ी के काफ़ी शौकीन हैं तो या तो आपने ट्राई कर लिया होगा फ्रीज ड्राइड, या फिर अगर आप ट्राई करेंगे तो देखना उसमें और काफ़ी मोटे मोटे पीसेस होते हैं। जैसे अगर चॉक के जैसे थिक पीस होते हैं ना, टाइट पीस होते हैं एकदम मोटे मोटे, वैसे पीसेस आपको फ्रीज ड्राइड में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर जो है कॉफ़ी में देता है। फ्रीज ड्राइड वाला क्वालिटी डिलीवर वाला कह सकते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो ये 3-4 तरह के कॉफ़ीज़ है जो कि कंपनी ऑलरेडी सेल कर रही है। 3 तो ऑलरेडी सेल कर रही है, इसमें से एक कॉफ़ी नहीं है, एक चिकरी है, और इसके अलावा 2 जो है कंपनी लाने के प्लान कर रही है। तो आई होप आपको जो ये प्रोडक्ट कैटेगरी है इनका ये समझ में आ गया होगा। बाकी बल्क में एक्सपोर्ट जो है वो तो कर रही है, और अभी जो ये कॉफ़ी का है ये B2C में भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप विंटेज की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करिए। मैं तो डेफिनेटली चाहती हूँ कभी अगर ये लोग अवेलेबल कर पा रहे हैं, अभी मुझे कहीं मिला नहीं है, अगर ये लोग अवेलेबल कर रहे हैं देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू परचेज एंड ट्राई वंस। तो इसके अलावा अब हम समझते हैं
कि इनके कस्टमर कौन है, इनसे परचेज़ कौन कर रहा है। अभी मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूँगी, जो B2B वाला बिज़नेस है, क्योंकि अगर B2C में देखा जाए तो B2C में तो वैसे ही हम ही हैं कंज्यूमर्स, उसके अलावा तो कोई है नहीं, हमें ही कंज्यूम करना है अगर B2C बिज़नेस है तो। B2B में इनके जो कस्टमर्स हैं, जो करंट कस्टमर्स हैं, जहाँ ये ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं, पहले मैं उनकी बात करती हूँ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इनका रेंज काफ़ी अच्छा है ग्लोबल मार्केट में। तो करंटली ये सेंट्रल एशिया यानी जो रशिया वाला एरिया है वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप, यूके और कुछ पार्ट स्पेन के काफ़ी कुछ पार्ट्स में लोग कर रहे हैं ऑलरेडी सप्लाई। देन सेंट्रल अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका वाला रीजन एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये कुछ 5-6 रीजन्स हैं जहाँ पर कंपनी ऑलरेडी अपना सप्लाई कर रही है। इसके अलावा जो नया मार्केट है जहाँ कंपनी अपना प्रेजेंस बनाना चाहती है वो है USA, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ 3-4 रीज़न है जहाँ पर कंपनी अपना नया बिज़नेस जो है, अपना एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, वो यहाँ पर भी स्टार्ट करना चाह रही है। तो ये जो है हमें देखने मिल सकते हैं FY27 के एंडिंग तक हमें देखने मिल सकता है कि यहाँ पर भी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा मनी फ़्लो कैसा है? मनी फ़्लो के लिए तो 2 ही रीजन हैं, जो कि है B2B से बड़ा पैसा आ रहा है, और B2C जहाँ पर कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सेल कर रही है, डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रही है। तो ये एक 2 ही है मनी फ़्लो। और इसके अलावा एक और इनकी एक छोटी सी चीज़ है। तो अभी कुछ समय पहले इन्होंने, जैसे स्टारबक्स के आउटलेट होते हैं वैसे ही इन्होंने भी अपना एक आउटलेट खोला है जहाँ पर लोग आकर के इनके कॉफ़ी को एक्सपीरियंस कर सकें। और अगर जैसे एक कैफ़े वाला ही कल्चर इन्होंने स्टार्ट किया, अलग अलग आउटलेट्स खोले हैं, कैफ़े आउटलेट्स, जहाँ पर लोग आके इनकी कॉफ़ी को एक्सपीरियंस कर सके, परचेज़ कर सके, वहाँ से भी इनका एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। सो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है वाई विंटेज, क्लाइंट्स विंटेज को क्यों चूज़ करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है इसका एक्सपीरियंस, क्योंकि विंटेज को ऑलरेडी 40 सालों का एक्सपीरियंस है, विच इज़ ग्रेट, और काफ़ी लंबा समय इंडस्ट्री ने ऑलरेडी इस सेक्टर में बिता चुकी है। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी इजीली क्लाइंट ट्रस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में स्केल, अब स्केल भी धीरे धीरे बढ़ा लिया है कंपनी ने 40 सालों से काम करते करते एक्सपोर्ट में। और जो थर्ड रीज़न है, ये थोड़ा सा यूनिक रीज़न है, बाकी सबसे थोड़ा अलग है हम कह सकते हैं, ये है प्राइवेट लेबलिंग या कस्टमाइजेशन। यानी कि कंपनी यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि अगर आज मुझे विंटेज से कॉफ़ी ख़रीदना है और मुझे बेचना है, मतलब मुझे उस कॉफ़ी को अपना ब्रांड बनाकर या अपने उसको अपना बता करके बेचना है। तो यहाँ पर जो विंटेज है एक और सर्विस प्रोवाइड करता है, प्राइवेट लेबलिंग, यानी कि वो मेरा जो ब्रांड है उसकी लेबलिंग करेगा, प्रोडक्ट उनका होगा बट लेबलिंग मेरा होगा, और ताकि मैं उसे डायरेक्ट सेल कर सकूँ। यहाँ पर एक और एडवांटेज है, जैसे कि मान लीजिए मैं एकदम अभी नई हूँ, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है प्रोडक्शन में, पैकेजिंग में, किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पर मुझे सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। मतलब मेरी लेबलिंग भी मिल रही है, पैकेजिंग भी मिल रहा है, प्रोडक्ट भी मिल रहा है, मुझे बस आगे बेचना है, मुझे कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी ये लोग रिटेल इन्वेस्टर जो भी है उससे भी चार्ज करके इजीली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये एक अलग तरह की सर्विस है जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसी के बाद में प्राइस एडवांटेज ये है यहाँ पर कि कंपनी जो है बल्क में अपने कॉफ़ी बीन्स को उठा रही है। जैसे कि बड़े बड़े जो रीजन्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी बनती है वो है ब्राज़ील और वियतनाम और ब्राज़ील से सीजन्स के टाइम पे काफ़ी सस्ते में विंटेज को अपना रॉ मटेरियल मिल जाता है, और यहाँ पे काफ़ी कॉस्ट कटिंग भी हो जाता है। इसी के साथ में एफिशिएंट सप्लाई चेन्स, क्योंकि इतना वक्त ऑलरेडी B2B में ये लोग बिता चुके हैं, तो सप्लाई चेन्स जो है यानी कि जो लिंक्स है वो ऑलरेडी मेंटेन्ड है, बढ़ रहे हैं, तो इजीली इनको एक्सपोर्ट हो जाता है प्रोडक्ट, ज़्यादा इस पर एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी के साथ में कैपेसिटी अभी कंपनी ने बढ़ाई है अपनी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, बट कैपेसिटी अभी कंपनी की काफ़ी है जिससे ये अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं और कर रहे हैं अभी आज की तारीख में।
टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एडवांस मशीन यूज़ कर रही है जो कि टाइम सेविंग करती है, कॉस्ट कटिंग भी करती है, ये भी एक बड़ा रीज़न है। प्लस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर रही है, 3 ऑलरेडी हैं कंपनी के पास, 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइंड अप हैं, फ्यूचर में हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से क्लाइंट जो है विंटेज को चूज़ कर रहा है। और वैसे तो कंपटीशन काफ़ी है, क्योंकि कॉफ़ी का जो बिज़नेस है ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। वाटर के बाद में ये सेकंड ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पर कॉफ़ी जो है हाई डिमांड में है, तो प्रॉफिटेबल बिज़नेस है तो कौन नहीं करना चाहेगा। तो कंपटीटर्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा हम थोड़ा सा देखेंगे कंपनी प्रॉफिट कैसे बना रही है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड है। अगर कंपनी के पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसे यूनिक बनाती है बाकी सबसे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसी कंपनी के पास में है, तो डेफिनेटली एडवांटेजेस मिलते हैं, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा बनते हैं। तो एक बार मैं फिर से 2-3 चीज़ें हैं बता देती हूँ। पहला प्राइवेट लेबलिंग था, प्राइवेट लेबल अगर मिल रहा है तो वहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। प्लस कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि कॉस्ट कटिंग हो रहा है, जहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल ले रहे हैं वहाँ से इन्हें सस्ते में मिलेगा, तो वहाँ पे भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहेगा। एडवांस मशीन, टाइम और कॉस्ट दोनों कट हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, किसी भी एक मार्केट का रिस्क नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग कंट्री से, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से ये लोग डील करते हैं, तो कोई भी एक मार्केट का रिस्क नहीं है। तो प्रॉफिट भी ज़्यादा बनेगा, क्योंकि हर मार्केट का करेंसी रेट अलग अलग होता है। इसी के साथ में B2C बिजनेस भी इन्होंने भी स्टार्ट किया है, जो कि हाईली प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर कुछ आने वाले सालों में इसका प्रेजेंस बढ़ता रहे। और कैफ़े का जो आउटलेट है, ये चीज़ भी अभी, क्योंकि यूथ को ऐसा कल्चर काफ़ी अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट बना सकती है। सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मेन कॉस्ट ऑफ कंपनी की ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो कि देनी ही देनी है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कहाँ कहाँ उन्हें पैसा देना रहता है। सबसे पहला रॉ मटेरियल, यहाँ पे कंपनी को अगर कॉफ़ी बीन्स बाय करने हैं, शिकरी जो मैंने सेकंड प्रोडक्ट आपको बताया था वो अगर बाय करना है, प्लस पैकेजिंग, तो ये 3 मोटे मोटे मेन रॉ मटेरियल्स हैं हमारे, जिसके लिए कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो देनी ही पड़ेगी। और देन है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी बनाने के वक्त जो जो खर्चे कंपनी को करने होते हैं, विच आर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पावर, मेंटेनेंस, ये सब मशीन्स के जो भी खर्चे हैं ये सब भी ऑपरेशनल खर्चे हो जाएंगे। प्लस लोग, फैक्ट्री के जितने भी लोग हैं, वर्कर्स से काम कर रहे हैं, प्लस सेल्स टीम और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कंपनी को चला रहे हैं, उनका सैलरी, वेजेस, ये सब कुछ। प्लस जो नई मशीन्स कंपनी लगाती रहती है, खैर ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, बट स्टिल एक कॉस्ट भी है कंपनी के लिए, क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कंपनी को ही पे करना होता है। ये भी एक कॉस्ट में हम काउंट कर सकते हैं। वेल, इट्स स्टिल अ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट, सबसे अगर जैसे B2B में मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट B2C जो है डायरेक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा अगर लोग ब्रांड को जानेंगे ही नहीं, कभी उसका नाम सुना ही नहीं होगा, तो यहाँ मार्केटिंग कॉस्ट भी कंपनी को देना होता है। प्लस अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कंपनी ग्रो कैसे कर रही है, हाउ दे आर ग्रोइंग, कैसे एक्सपैंड कर रही है, क्या क्या नई चीज़ें हैं जो कंपनी ने अभी इंट्रोड्यूस की है, आने वाले वक्त में इंट्रोड्यूस करने वाली है, और ये सब चीज़ें। तो सबसे पहला इंक्रीज़ इन कैपेसिटी, जो कैपेसिटी में इंक्रीज़ किया है इन्होंने, जो इनकी अभी करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर 2025 जनवरी के स्टार्टिंग में कंपनी के पास में था 4500 MTPA, यानी कि 4500 मिलियन टन्स पर एनम जो है कंपनी बना रही थी। अब जो है ये, क्योंकि सेल्स बढ़ने की वजह से ये कैपेसिटी काफ़ी कम पड़ रही थी कंपनी के लिए, तो कंपनी ने 2000 MTPA और ऐड किया है फरवरी में, जो कि ऑपरेशनल है, यानी कि जो 2000 MTP है वो डायरेक्टली कंपनी के ऑपरेशन में है, यानी बना के दे रहा है कंपनी को प्रोडक्ट्स। तो अभी करंट कैपेसिटी है 6500
MTPA यानी कि 6000 मिलियन टन्स पर एनम जो है कंपनी जनरेट कर रही है, आज की तारीख में मैन्युफैक्चर कर रही है। और आने वाले कुछ सालों में कंपनी ने ये बताया है कि 5000 MTPA और जोड़ेंगे, यानी कि हम मान सकते हैं, सॉरी 5000 नहीं, 4500 MTPA और जोड़ेंगे, 4500 MTPA तक और एक्सपैंड करेंगे। तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2017 सॉरी फाइनेंशियल ईयर 27 की एंडिंग तक हमें देखने के लिए मिल सकता है कि 11000 MTPA पे कंपनी काम कर रही है। तो कैपेसिटी में इन्होंने एक्सपैंड किया है। प्लस इसी के अलावा नए प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, लिक्विड कॉफ़ी और फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर भी कंपनी एक्सपैंड कर सकती है, एक्सपैंड तो कर ही रही है, बट आने वाले टाइम में इनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस बढ़ा रही है नए नए कंट्रीज़ में, और ये लोग एक्सपैंड करें, जैसा मैंने बताया था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA जैसे मार्केट में। और B2C बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, जो कैफ़े आउटलेट का जो आइडिया है कंपनी का, प्लस डायरेक्ट कंज्यूमर को रीच करने का, तो ये भी एक्सपैंड करने का ही तरीका है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जहाँ कंपनी एक्सपैंड कर रही है खुद को। प्लस ग्रोथ इंजन और कैश इंजन वाला फैक्टर यहाँ भी सेम है। जो ग्रोथ इंजन है कंपनी का वो है B2C, जो कस्टमर तक पहुँचने का, जो कंपनी को एक ब्रांड बनाएगा। और B2B जो कैश इंजन है, यानी कि वहाँ जहाँ कंपनी सबसे बड़ा रेवेन्यू और कैश जनरेट कर लेती है, प्रॉफिट जनरेट कर लेती है, वो है B2B बिजनेस। क्योंकि जितना बड़ा ऑर्डर होगा उतना ही पैसा भी बचता है, क्योंकि ऑर्डर बनाने में कॉस्ट कटिंग होती रहती है, तो वहाँ कंपनी प्रॉफिट भी ज़्यादा बचा सकती है। तो ये सब कुछ बातें थी कंपनी के बारे में, कैसे क्या सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, मेन कॉस्ट क्या है और ग्रो कैसे कर रही है, रीजंस विंटेज को चूज़ करने का, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं रिस्क, कंपनी के क्या क्या रिस्क हैं। रिस्क जब तक पता नहीं होगा, इन्वेस्टर को कोई इंसाइट नहीं मिलेगा कब क्या हो सकता है, उसके लिए भी रेडी रहना रहेगा। क्योंकि अगर आपने रिस्क एक बार स्टडी किया तो आप एक्स्ट्रा कुशन होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी के लिए भी अपने रिस्क को पहचानना एक अच्छी क्वालिटी है। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इस कंपनी के लिए हैं, एज अ कॉफ़ी बिजनेस में ये चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। और क्योंकि एक्सपोर्ट में है तो भी सबसे पहला ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रही है, तो किसी भी रीज़न से अगर ऑल ओवर ग्लोबल इकोनॉमी डाउन जाता है, किसी भी एक मार्केट का इकोनॉमी डाउन जाता है, तो कंपनी को लॉस है या रिस्क है। या फिर कोई भी एक कंट्री जो कंपनी का बड़ा क्लाइंट है वो चला जाता है, तो भी कंपनी को एक रिस्क है। और ये एक एडवांटेज भी है, अगर ग्लोबल प्रेजेंट है तो वहाँ पे कंपनी को और नए क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, और ये एक रिस्क भी है। एडवांटेज और रिस्क दोनों हैं यहाँ पे। प्लस पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, अगर किसी भी रीज़न से पॉलिटिकली कोई चेंजेस होते हैं या गवर्नमेंट कोई चेंजेस करती है, कोई नए रूल्स रेगुलेशन आते हैं GST को लेके या जो कुछ भी चीज़ें हैं, तो भी कंपनी एक लॉस जा सकती है, लॉस आ सकता है कंपनी के पास। नए अगर कंपटीटर्स आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कॉफ़ी का बिज़नेस डिमांड वाला बिज़नेस है, प्लस प्रॉफिटेबल है अगर अच्छे से ऑपरेट किया जाए तो यहाँ पर नए प्लेयर्स जो हैं कंपनी को एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं, जहाँ पर कंपनी लैग कर सकती है, लॉस मेकिंग में भी जा सकती है। पहले कुछ सालों तक तो लॉस मेकिंग में ही थी, अभी जब से मिस्टर बालकृष्ण ने ज्वाइन किया है तब से कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है। बट स्टिल अगर कोई नया कंपटीटर आता है, किसी भी डीलर को अगर उनसे फ़ायदा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर कंपनी को एक लॉस देखने मिल सकता है। प्लस कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन, कॉफ़ी एक कमोडिटी है, उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी जो कॉफ़ी बीन्स है सस्ते में ख़रीदने को मिल जाते हैं, कभी अगर सीज़न नहीं है तो हाई प्राइसेस चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी को जो है प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, जिससे सेल्स अगर चाहे उतनी भी हो, अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो भी कंपनी को लॉस होगा। हाई कंपटीशन, ये ऑलरेडी हम लोग पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे करके कई सारी चीज़ें हम आज डिस्कस कर चुके हैं, रिस्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक जो चीज़ है वो मैंने आपको शायद मिस कर दिया है। कंपनी दो टाइप के कॉफ़ी बीन्स यूज़ करती है, पहला है अराबिका और दूसरा है रोबस्टो। आई एम सॉरी अगर मैं इसको मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ। रोबस्टो और रोबस्टा, ये दो तरह के, अरेबिका और रोबस्टा, ये दो तरह के कॉफ़ी बीन्स हैं।
जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा यही चलते हैं। तो अराबिका जो है थोड़ा सा हाई क्वालिटी है, और रोबस्टा जो है वो हम कह सकते हैं अफोर्डेबल है, थोड़ा चीपर है, क्योंकि इसमें कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि ये आइडियल है किसी भी स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी को बनाने के लिए, तो कंपनी रोबस्टा का भी यूज़ कर रही है और अराबिका का भी यूज़ कर रही है। अब इसमें ये मैंने आपको पॉइंट क्यों बताया, ताकि आपको इनकी जो सप्लायर्स हैं उनका पता चल सके। जो ये दोनों कॉफ़ी के टाइप्स हैं ये आते हैं ब्राज़ील और वियतनाम से। तो जब सीज़न रहता है तो इस वक्त में ये जो प्राइजेज़ हैं और चीपर हो जाते हैं, कंपनी को उस प्राइस में और ज़्यादा माल मिल सकता है। बट अगर सीज़न नहीं है तो यहाँ पर कंपनी को एक उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम हो सकता है। तो ये भी एक जानने वाली चीज़ है कि कितने में उठा रही है, कितने में उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है, देन कितने में सेल कर रहे हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है, वो सब फाइनेंस से रिलेटेड है, फिगर्स में है। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी वो होगा आपका ये जो विंटेज कॉफ़ी है इसके फिनेंसिस के बारे में, फिनेंसिस कैसे हैं, रिजल्ट कैसा रहा, ग्रोथ रेट कैसा है, और बाकी सब चीज़ें। तो उस वीडियो के लिए रेडी रहिए। मैं अभी आपसे उस वीडियो में मिलूँगी, तब तक आप इस कंपनी के बारे में और रिसर्च करिए। थैंक यू सो मच। अगर आप कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेश्चन है, डू लेट मी नो। मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगी। बाकी डू योर ओन रिसर्च। थैंक यू सो मच।